जी कैफेट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 21 और आज के लेक्चर में हमने दो कंसेप्ट सीखने हैं। एक, कल हमने ऑडिट रिपोर्ट के बारे में सीखा कि ऑडिट रिपोर्ट क्या है, कैसी होती है और इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है। इसके बहुत से एलिमेंट्स थे। कितने स्टूडेंट्स ने घर जाके 4 दफ़ा ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी है? 8 दफ़ा? 4 दफ़ा कोई भी नहीं पढ़ पाया। हाइब्रिड में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने 4 दफ़ा ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी हो? सुनी थी? वो जो सुनी थी वो ऑडिट रिपोर्ट ही थी? मुझे नहीं लगता। कितने स्टूडेंट्स ने 3 दफ़ा ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी है? 3 दफ़ा। और कितने स्टूडेंट्स ने 2 दफ़ा ऑडिट रिपोर्ट? और कितनों ने 1 दफ़ा? 4 दफ़ा गए थे। 1 दफ़ा तो चले अगर अभी 1 दफ़ा जिन स्टूडेंट्स ने 1 दफ़ा पढ़ी है वो आज जाके 3 दफ़ा पढ़ लें। जिन्होंने 2 दफ़ा पढ़ी है वो आज घर जाके 2 दफ़ा पढ़ लें। जिन्होंने 1 दफ़ा पढ़ी है 3 दफ़ा पढ़ी, घर जाके 1 दफ़ा पढ़ी, यानी जो भी आपकी डेफिशिएंसी थी आज पूरी कर लीजिए। जिन्होंने नहीं पढ़ी वो 4 दफ़ा पढ़ने फिर है। रिपोर्ट के अंदर सब बहुत से एलिमेंट्स हैं। सबसे अहम एलिमेंट्स क्या है? ओपिनियन। ओपिनियन के चेंज होने की वजह सबसे बड़ा जो अहम एलिमेंट है वो ओपिनियन एलिमेंट होता। तो हम टाइप्स ऑफ ओपिनियन पढ़ेंगे आज के रिपोर्ट में कितनी तरह के ओपिनियन हो सकते हैं। एक रिपोर्ट में होगा एक ही ओपिनियन, ये नहीं कि मल्टीपल ओपिनियंस होंगे, लेकिन वो एक ओपिनियन कौन सा होगा, ठीक है, ये स्टडी करेंगे आज। फिर हम चैप्टर 4, ये हमारा चैप्टर 4 होता है ऑडिट रिपोर्ट का, इसको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए क्लोज करके नेक्स्ट चैप्टर 14 की तरफ चले जाएंगे, कंफर्मेशन। वो हम स्टार्ट करेंगे और फिर कंफर्मेशन का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद एक और एनालिटिकल प्रोसीजर का चैप्टर होगा, उसको कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम हो सकता है कि वापस फिर चैप्टर 4 पे आए। क्यों, ये भी मैं आपके साथ रीज़न डिस्कस करूंगा। फिलहाल प्लान आज का शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलने से पहले, यानी टाइप्स ऑफ ओपिनियन की तरफ चलने से पहले, मैं ये इवेल्युएट करना चाहता हूँ कि क्या हमारे स्टूडेंट को बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि एक ऑडिट रिपोर्ट में किस तरह की इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है, ऑडिट रिपोर्ट कैसी होती है और उसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है। अब ऑडिट रिपोर्ट को ज़रा साइड पे रख दीजिए, साइड पे रख दें, बैग में रख दें कहीं, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ ज़बानी कलाम में। जी, सबसे पहले मेरे भाई आप मुझे बता दीजिए, ऑडिट रिपोर्ट में डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, हर एलिमेंट की हेडिंग देता है या नहीं देता? हेडिंग देता है। आप मुझे बता दीजिए कुछ एलिमेंट्स के नाम जो ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड किए जाते हैं। ओपिनियन, शाबाश। बेसिस ऑफ ओपिनियन, कि जिससे पूछ रहा हूँ वही बताए कि ऑडिट मैटर, अदर इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स की ऑडिट मैटर हो गया। अच्छा, फिर इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी, ये तो है पैराग्राफ्स, ये क्या है? इनके अलावा भी कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो कुछ इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के स्टार्ट पे इंक्लूड की जाती है, कुछ इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के एंड पे इंक्लूड की जाती है। जी मेरे भाई आप बताइए, रिपोर्ट के स्टार्ट में कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? उसका टाइटल, के टाइटल स्टार्ट में मुराद पैराग्राफ फॉर्म में नहीं, ऊपर लाइंस में टाइटल उसका क्या, ऑडिटर्स रिपोर्ट है। और एड्रेस ही, एड्रेस ही क्या है कि रिपोर्ट किसको एड्रेस की जा रही है, ठीक है, वो मेंबर्स ऑफ कंपनी। ये दो चीजें होती हैं स्टार्ट में, टाइटल और एड्रेस ही। कुछ इंफॉर्मेशन होती है एंड पे। एंड पे क्या? सिग्नेचर, नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर, डेट, शाबाश, और प्लेस यानी सिटी नेम, प्लेस, ये इंफॉर्मेशन। बिल्कुल ठीक, शाबाश शाबाश। जी मेरे भाई आप ये बताइए, ओपिनियन सेक्शन में क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है?
ऑडिट रिपोर्ट के ओपिनियन सेक्शन में, ये स्टार्ट में आता है कि एंड में? पहले स्टार्ट में पहला सेक्शन हमारा यही होता है। इसमें क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है? इसमें हम ओपिनियन देते हैं कि अनमोडिफाइड है हमारा ओपिनियन या और क्या इंफॉर्मेशन होती है? इसमें आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन होती है, ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे पता चल सके हम ओपिनियन किस चीज पे दे रहे हैं, किस साल पे दे रहे हैं, किस क्लाइंट का दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन भी होती है ओपिनियन में, आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन होती है बेसिकली। वो ओपिनियन के बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ होता है वो कौन सा होता है? तो जिससे पूछूं वो बताएं, बाकी अपने जहन में इसको दोहराएं। ओपिनियन के बाद कौन सा पैराग्राफ होता है? बेसिस और ओपिनियन। बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन होती है? ओपिनियन किस बेस पे दिया? भाई ISS की बेस पे दिया है, कोड ऑफ एथिक्स की बेस पे दिया है, हमारे पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस है उसका, हम इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया, एक हो गया ओपिनियन, एक हो गया बेसिस ऑफ ओपिनियन। अच्छा, यूजर के लिए सबसे अहम एलिमेंट कौन सा होता है रिपोर्ट में? ओपिनियन। शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा, बेसिस ऑफ ओपिनियन के अलावा कोई और एलिमेंट बता दीजिए रिपोर्ट में अपनी मर्जी। की ऑडिट मैटर। की ऑडिट मैटर, इसमें क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र होता है? नहीं, वो तो हमारा ओपिनियन सेक्शन में जिक्र होता है। तो की ऑडिट मैटर में किसका जिक्र होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नहीं, एरियाज का, बड़े बड़े एरियाज का, जिसको कहता है मोस्ट सिग्निफिकेंट। क्या कहता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट। ऐसे नहीं कहना, अच्छा मोस्ट सिग्निफिकेंट, धीरे से प्यार से, मोस्ट सिग्निफिकेंट। की ऑडिट मैटर में कौन से एरियाज आते हैं? मोस्ट सिग्निफिकेंट एरियाज। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र नहीं होता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र तो होता है ओपिनियन सेक्शन में, इसमें एरियाज होता है की ऑडिट मैटर में। क्या सारे एरियाज होते हैं? कौन से एरियाज होते हैं? मोस्ट सिग्निफिकेंट। अच्छा, इसकी पहचान आपको बता दूं कौन सा मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा। जो आपको ऑडिट में सबसे मुश्किल लगा हो वो की ऑडिट मैटर है, वो मोस्ट सिग्निफिकेंट हो गया, वो की ऑडिट मैटर है। जैसे आपने CA में जितने भी पेपर दिए उनमें से मोस्ट सिग्निफिकेंट कौन सा था? अच्छा, लाजमी नहीं कि आप एक ही एरिया बताएं, आप 2 या 3 भी बता सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि मोस्ट का मतलब यही होता है कि 1 या 2 या ज्यादा से ज्यादा 3। ये थोड़ी है कि सारे के सारे मोस्ट होंगे। जैसे वो प्राइवेट स्कूल में जाए ना, पहली दूसरी क्लास में होता है, कितने बच्चे? 20। फर्स्ट कितने आए? 20। सारे ही फर्स्ट आते हैं। ऐसे ही होता है ना, घर जाके सारे के वालिदैन। उस तरह नहीं, मोस्ट का मतलब सारे एरियाज नहीं, बल्कि कौन से? 1 या 2 या 3 जो सबसे मुश्किल हो। अब बताइए, अभी तक के CA कैरियर में मोस्ट सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट आपका कौन सा रहा? बिजनेस लॉ, मोस्ट सिग्निफिकेंट। अच्छा, और आपका कौन सा रहा? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और FAR2, आपका FAR2। अच्छा, यहाँ से आपका टैक्स भी, FAR2 भी, बिजनेस लॉ भी, इकोनॉमिक्स भी हैं, इंग्लिश भी। नहीं, ये हाँ, ये इनका कुछ मसला लग रहा है, इतने एरियाज मोस्ट सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते। अच्छा, इससे हमें एक अहम चीज का पता चला। एक तो हम ये इसके ऊपर डिसाइडेड है ना कि की ऑडिट मैटर्स में एरियाज आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आती, वो तो फिर, और इसमें सारे एरियाज नहीं आएंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट। अच्छा, अहम चीज जो हमें ये पता चली वो ये कि मोस्ट सिग्निफिकेंट हो सकता है इस क्लाइंट के लिहाज से कोई और हो, इस क्लाइंट के लिहाज से कोई और हो, इस क्लाइंट के लिहाज से कोई और हो। कैसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। इसलिए जब आप डिफरेंट कंपनीज की फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे ना, तो एक ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर कुछ और होंगे, दूसरी में की ऑडिट मैटर कुछ और होंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है। जैसे स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है ना कि मोस्ट सिग्निफिकेंट कौन से हैं, उसी तरह ये क्लाइंट टू क्लाइंट भी वेरी करता है। तो जो ऑडिटर की जजमेंट है उसे उस ऑडिट में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगे हों वो उन एरियाज का जिक्र कर देता है। लेकिन क्या सिर्फ की ऑडिट मैटर में, मुझे ये बताइए,
कॉर्नर वाले भाई, क्या उसमें सिर्फ ये लिखा होता है कि कौन सा एरिया की ऑडिट मैटर है, यहाँ के उसके प्रोसीजर भी बताए जाते हैं? प्रोसीजर्स भी बताए जाते हैं, शाबाश। क्या आपने उस एरिया को एड्रेस करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया? अच्छा मुझे बताएं, उस एरिया के लिए जितने भी प्रोसीजर थे क्या सारे बताए जाएंगे? नहीं, सारे नहीं बताए जाएंगे, बल्कि मोस्ट सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे देखिए, आप हैरान होंगे, परेशान होंगे एक चीज सुन के। क्या एग्जाम में क्वेश्चन आया, इन्वेंट्री के सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिखिए, तो उसमें मैंने आपसे कहा 7, 8, 10, 12 जितने भी प्रोसीजर आते हैं लिख दो, इन्वेंट्री के ऑडिट प्रोसीजर्स लिखिए। तो मैंने 7, 8, 10, 12 जितने भी प्रोसीजर थे आपसे कहा लिखिए, लेकिन जब उसने कहा एक ऑडिट पे आप गए, उसमें इन्वेंट्री की ऑडिट मैटर है, इसको ड्राफ्ट करें, तो मैंने आपसे कहा 3 से ज़्यादा प्रोसीजर ना लिखना, 3 से ज़्यादा प्रोसीजर ना। क्यों भला? क्योंकि की ऑडिट मैटर में सारे के सारे प्रोसीजर नहीं लिखते, सिर्फ जो मोस्ट सिग्निफिकेंट हो वो लिखेंगे, यानी एरिया भी वो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है और उसमें प्रोसीजर भी वो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है। ठीक है, आप जब प्रैक्टिकली देखेंगे ना की ऑडिट मैटर रिपोर्ट, तो आपको नजर आएगा कि की ऑडिट मैटर 2-3 होते हैं और इनके जो प्रोसीजर्स हैं वो भी नॉर्मली 2-3 होते हैं। वेरिएशन हो सकती है, बाजू का एक बाजू का, लेकिन नॉर्मल की बात कर रहा हूं, नॉर्मली ये ट्रेंड होता है। भाई की ऑडिट मैटर समझ आ गया क्या है? चलिए, इसके बाद अदर इंफॉर्मेशन। ये अदर इंफॉर्मेशन क्या होती है? एनुअल रिपोर्ट में जो भी कंटेंट्स होंगे वो अदर इंफॉर्मेशन होगी, सवाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के और ऑडिट रिपोर्ट के, सवाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के और ऑडिट रिपोर्ट के। एवरी पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन याद है? एवरी कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन बता भी दी और नहीं भी बताई हैं। उसी तरह अदर इंफॉर्मेशन, क्या एनुअल रिपोर्ट में हर वो चीज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट के अलावा वो अदर इंफॉर्मेशन है। अदर इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन बता भी दी लेकिन नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल ही कोई नहीं थी। तो मेरे भाई मुझे एग्जाम्पल देंगे अदर इंफॉर्मेशन की। डायरेक्टर्स रिपोर्ट, चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। क्या हम एज ऑडिटर अदर इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं? क्या हम एज ऑडिटर अदर इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं? किस लिए भला? ताकि अदर इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकंसिस्टेंसी है तो सामने आ जाए। अब एक क्वेश्चन, वो कॉर्नर वाले भाई, क्या हम की ऑडिट मैटर सेक्शन में ओपिनियन देते हैं? की ऑडिट मैटर सेक्शन में क्या हम ओपिनियन देते हैं? नहीं देते, शाबाश। वो तो लहदा स्टार्ट में दिया जाता है, की ऑडिट मैटर सेक्शन में थोड़ी दिया जाएगा, की ऑडिट सेक्शन में थोड़ी दिया जाएगा। अब ये हाइब्रिड वाले स्टूडेंट की बारी आ गई। ये हाइब्रिड वाले स्टूडेंट में तीसरे बेंच पे जो पहले स्टूडेंट है, ये मुझे बताएंगे कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ आता है। जरा बता दीजिए, मोटे मोटे इंफॉर्मेशन दे दें हमें, इसमें मैनेजमेंट की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जिक्र होता है? बताइए। के प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिक्र, शाबाश। और इंटरनल कंट्रोल का भी जिक्र होता है, इंटरनल कंट्रोल का जिक्र होता है। प्यारे भाई बता दीजिए, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सेक्शन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र होता है, हमने मान लिया, क्या इंटरनल कंट्रोल का जिक्र होता है? भाई यस या नो कर दें हाइब्रिड वाले। होता है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अच्छा, फाइनेंशियल का जिक्र भी होता है, इंटरनल कंट्रोल का जिक्र भी होता है। स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिक्र होता है, वो कौन सी? गोइंग कंसर्न की, शाबाश शाबाश।
ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिक्र होता है? मोटी मोटी चीजें बता दें। रिप्रोडक्शन, रीजनेबल एश्योरेंस और एविडेंस और प्रोसीजर। अच्छा, ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इलेबोरेट करके बताता है, उसमें वो कुछ पॉइंट्स भी बताता है कि मैं ठीक है रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता हूँ, इस रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करने में मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी वो क्या क्या चीजें हैं? रिस्क असेसमेंट करता है, शाबाश। और क्या करता है? काउंटिंग पॉलिसीज को वैल्यूएट करता है, शाबाश। और क्या करता है? इंटरनल कंट्रोल, ये लिखा हुआ उसने, ये लिखा हुआ है उसने, ये इंटरनल कंट्रोल को वैल्यूएट करूंगा। और वगैरह मिलेगा तो वो बताएगा जी। अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात उन्होंने कर दी, वैल्यूएट करता है। और गोइंग कंसर्न की वैल्यूएशन ये करता है, रिपोर्ट में कहता है ऑडिटर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में गोइंग कंसर्न की बात। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेक्शन में लफ्ज गोइंग कंसर्न आता है कि नहीं आता? कुछ कह रहे आता है, कुछ कहते नहीं आता। आता है? हाँ, शाबाश शाबाश, ठीक है ठीक है। अच्छा, ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेक्शन में ये कहता है कि मैंने दो बातें डायरेक्टर्स को बताई हैं, दो बातें डायरेक्टर्स को बताई हैं। वो दो बातें कौन कौन सी हैं? क्लास में हाथ उठा के बताया। हाँ, पहले हाथ किसको पता है? शाबाश, इनाम। दो बातें जो उसने बताई है, जी बताइए। डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, नहीं भाई, आप बताइए। ऑडिटर की इंडिपेंडेंस और एक और नहीं, और रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, ये तो एक हो गया। और ये एक ही पॉइंट है, प्लानिंग स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट, ठीक है। प्लानिंग स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट, और दूसरा एथिकल रिक्वायरमेंट। एक और भी है, एक और भी है, क्या? की ऑडिट मैटर, शाबाश। तो इसका मतलब है ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में यह भी बताता है कि मैंने कुछ मैटर्स डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट किए हैं। वो मैटर्स कौन कौन से? प्लानिंग एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, वो इंडिपेंडेंस एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स, और वो की ऑडिट मैटर्स। बिल्कुल, ये ज़हन में रखिएगा कि ऑडिटर रिपोर्ट में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये कह रहा है कि मैंने डायरेक्टर्स को ये चीज़ें कम्युनिकेट की हुई हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये दो तो किसी ने नहीं बताया, आपने मिलजुल के बताए थे। एक उन्होंने बता दिया, एक उन्होंने अगली दफा से नहीं। चले अब अगला आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन रिपोर्ट में से, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपने रिपोर्ट बाकी पढ़ी है कि नहीं। लेकिन अगर दरमियान में बोले तो फिर प्राइज किसी को नहीं मिलेगा, हाथ उठाना है। पाकिस्तान में आईएसएस के मुताबिक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। लेकिन समटाइम्स जो किसी भी कंट्री के लोकल लॉज हैं, वो ऑडिटर को कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा कुछ दूसरे रेगुलेटरी मैटर्स, कुछ दूसरी चीज़ों के ऊपर भी ओपिनियन एक्सप्रेस करो, जो कि ऑडिटर फिर करता है। लेकिन वो अलग हेडिंग बना के उसमें करता है, अपने मेन ओपिनियन के साथ मिक्स नहीं करता। क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है कि पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा और कौन कौन से मैटर हैं जिस पे ऑडिटर ने ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है? वन बाय वन, पहले वो भाई ने उठाया जी। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताना होता है। अच्छा, मैं एग्जैक्ट सेंटेंस नहीं मुझे चाहिए, मुझे सिर्फ आप मेन कंसेप्ट बता दे तो चलेगा। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ज़कात डिडक्शन की बात करता है, और किसकी बात करता है?
भाई बस ऐसे ना करें, उसका प्राइस ना जाया करें, उसको बोल 25 हो गया प्राइस किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी एक्ट के मुताबिक और इन्वेस्टमेंट वगैरह। शाबाश शाबाश। अच्छा अब हाइब्रिड में भी एक क्वेश्चन, हाइब्रिड में भी एक क्वेश्चन। अब हाइब्रिड वाले स्टूडेंट्स अलर्ट हो जाएं जी। शाबाश शाबाश। पाकिस्तान में ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा और किन किन मैटर्स पे ओपिनियन एक्सप्रेस करता है? अब की बार हाइब्रिड में से हाथ उठाइए। शाबाश, हाथ उठाइए। कोई भी नहीं है, ऐसे ना कर। हाँ ये सेकंड बेंच में सेकंड पर्सन ना हाथ उठाया, बताइए जी भाई, थोड़ा ऊंची आवाज में बताइएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा तो किसी और को। अच्छा ये ना जरा थोड़ा ऊपर देखिए, मेरी तरफ देखिए। हाँ ऐसे, शाबाश शाबाश। अब बताइए, मैं पढ़ के ना बता रहा हूँ, मुझे लग रहा भाई आंखें फिर आपकी झुक गई हैं, ऐसे ना झुकी झुकी आंखों से ना बताएं। हाँ फखर के साथ सर उठा के बताएं। हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा किसी और चीज पे ऑडिटर ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा और किसी चीज पे ऑडिटर ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करता। भाई की तलाशी लीजिए, जितने भी पैसे मिले निकाल लें। अभी थोड़ी देर पहले तो बताया उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा पाकिस्तान में 4 ओपिनियन, अभी थोड़ी देर 1 मिनट नहीं हुआ। जी भाई आगे। अच्छा फर्स्ट बेंच में भी ये थे, दूसरे नंबर पे इन्होंने हाथ उठाया था। हाँ जी जी भाई बताइए, आप हिम्मत करेंगे? हिम्मत करेंगे? नहीं अच्छा बस चलिए चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं कहा हाइब्रिड वाले इतराज ना करें कि फिजिकल वाले को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, हमें प्राइस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें, उनसे भी पूछना चाहिए। चलिए तो इसका मतलब यह हुआ कि मोटा मोटा हमें पता चल गया कि 2 चीजें सिर्फ, और ये आपने जब कभी रीड करना है ना उसके बाद अपने आप से पूछना है। अगर दोनों चीजों का जवाब आप दे सके 80% भी, तो इसका मतलब है रिपोर्ट आपने समझ लिया। एक ये, क्या आपको पता है कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? और दूसरा, क्या आपको मोटा मोटा पता है कि हर एलिमेंट के अंदर क्या इंफॉर्मेशन होती है? वर्ड बाय वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, हरगिज नहीं करना, पूरे सेशन में नहीं करेंगे हम, लेकिन मोटा मोटा पता होना चाहिए कि हर एलिमेंट के अंदर क्या इंफॉर्मेशन होती है। क्लियर? ये चलिए आपने 2-3 दफा रीड करने हैं, और जब आपको पता चल जाए कि आप इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, कि आपसे कोई भी पूछा जाए कितने एलिमेंट्स हैं, आप एलिमेंट्स के नाम बता दें, या किसी भी एलिमेंट का नाम आपको दे के पूछा जाए इसमें क्या इन्फॉर्मेशन होती है, तो आप बता सकें, तो उसका मतलब है आपने रिपोर्ट का हक अदा कर दिया। अब आप रिपोर्ट को साइड पे रख सकते हैं, मजीद पढ़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब तक आप इस लेवल पे नहीं पहुंचते, आपने इस रिपोर्ट को पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। चलिए जी, ये तो हो गया हमारा ऑडिट रिपोर्ट का सेक्शन लगा। अच्छा अब चलते हैं वो कंसेप्ट नोट्स वगैरह नहीं मिले। अच्छा ये अभी आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वो भाई हैं टीए बैठे हुए हैं, चलिए वो भी कॉपी करवा रहे होंगे, अभी आपको डिस्ट्रीब्यूट कर, क्लास एंड तक इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। पूरे ऑडिट में सबसे अहम डॉक्यूमेंट कौन सी होती है? पूरी ऑडिट रिपोर्ट में सबसे अहम एलिमेंट कौन सा था? और ओपिनियन कोई एक तरह का नहीं होता, ओपिनियन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। आप मुझे बता सकते हैं काउंटिंग में वो कौन सा कंसेप्ट है जो आपकी काउंटिंग के पहले टॉपिक से लेके जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए एग्जाम देंगे, आखिरी काउंटिंग का पेपर, उसका जो आखिरी टॉपिक होगा उसमें भी वो कंसेप्ट यूज होता है, डेबिट एंड क्रेडिट का रूल। शाबाश। और मुझे बताइए अगर किसी को डेबिट और क्रेडिट का रूल ना आता हो और वो कहे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आप मानेंगे? कभी भी नहीं मानेंगे। ठीक है, ये वो चीज़ है जो सबसे पहले सिखाई जाती है और एंड तक चलती है। जिस तरह अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट यूज होता है ना हर टॉपिक में, उसी तरह ऑडिट में भी एक कंसेप्ट है जो हर टॉपिक में, हर चैप्टर में तकरीबन यूज होता है। वो क्या है? वो है डिसाइडिंग टाइप ऑफ ओपिनियन। ये डिसाइड करना कि किस सिचुएशन में कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन होगा। ये उतना ही अहम है जितना अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट का रूल। आप ऑडिट में सब कुछ भूल जाए ना,
फिर भी आपको माफ़ी है। लेकिन जिस दिन आप ये कंसेप्ट भूल गए ना, इसकी माफ़ी नहीं है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो दूर की बात, वो ऑडिट का भी स्टूडेंट नहीं है जिसको ये कंसेप्ट ना पता हो। कौन सा कंसेप्ट? टाइप ऑफ, के किस सिचुएशन में कौन सा, यानी ओपिनियन की कितने हैं और किस सिचुएशन में कौन से टाइप ऑफ ओपिनियन दिया जाएगा। ये ऑडिट का सबसे अहम कंसेप्ट है। अगर कोई आपसे पूछे पूरे ऑडिट में कैश भी सीफे भी मिला के बताओ, पूरे ऑडिट में सबसे अहम कंसेप्ट कौन सा है, आप क्या कहेंगे? ये कि टाइप्स ऑफ ओपिनियन कितने हैं और किस सिचुएशन में कौन सा ओपिनियन दिया जाता है। ये सबसे अहम। जितना अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट अहम है, उतना ही ऑडिट में टाइप ऑफ ओपिनियन का कंसेप्ट अहम है। लेकिन एक फर्क है, डेबिट क्रेडिट जितना मुश्किल है ना, टाइप्स ऑफ ओपिनियन उससे 10 गुना ज्यादा आसान है। आसान 10 क्या बल्कि 100 गुना ज्यादा आसान है। 5 मिनट में क्लियर हो जाता है, लेकिन हम फिर भी इसको 15-20 मिनट में समझाएंगे। उससे बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा आसान, ठीक है। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, ये तकरीबन ऑडिट के हर चैप्टर में आएगा। इसीलिए मैं आगे कोई भी चैप्टर में जाने से पहले इस कंसेप्ट को कवर करना चाह रहा हूं। इस कंसेप्ट के बगैर कोई भी चैप्टर मैं नहीं पढ़ा सकता आपको, क्योंकि हर चैप्टर में ये होगा कि ऐसे है तो ये ओपिनियन, ऐसे आपको पता ही नहीं होगा क्या ओपिनियन होता क्या है, ये वाला ओपिनियन क्या है, तो आप नहीं पढ़ सकेंगे। स्टार्ट करें जी। ऑडिटर, ऑडिट में सबसे अहम डॉक्यूमेंट होती है ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में सबसे अहम एलिमेंट होता है ओपिनियन। और ये कहा जाता है कि ऑडिटर की प्रोफेशनल लाइफ का सबसे अहम डिसीजन, सबसे बड़ा डिसीजन ये डिसाइड करना होता है कि मैंने ये जो ऑडिट किया है, जिसकी मैं रिपोर्ट बना रहा हूं, इसमें ओपिनियन कौन सा दूं। ये ऑडिटर की प्रोफेशनल लाइफ का सबसे बड़ा, सबसे अहम डिसीजन होता है। ऑडिटर ये डिसीजन करता है 2 चीज़ों की बेस पे। ऑडिटर कहता है मैं टाइप ऑफ ओपिनियन डिसाइड करने तो लगा हूं, लेकिन मैं देखूंगा क्या कि टाइप ऑफ ओपिनियन देने से पहले टाइप ऑफ ओपिनियन किस चीज़ पे बेस करेगा? 2 चीज़ों पे। किस चीज़ों पे? पहली, क्या इस ऑडिट में कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन थी? पहली चीज़ ये। अगर कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन थी तो दूसरा चीज़ क्या कंसीडर करनी है, उसका इफेक्ट क्या था, इमटेरियल, मटेरियल या परवेसिव। यानी ऑडिटर अपनी ज़िंदगी का जब सबसे अहम डिसीजन करने लगेगा तो 2 चीज़ों को सामने रखेगा। पहली चीज़ क्या कि इस ऑडिट में क्या कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन थी, और दूसरी चीज़ क्या, अगर कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन थी तो उसका इफेक्ट क्या था, इमटेरियल, मटेरियल या परवेसिव। अच्छा, पहले तो अब यह समझ लें मिस स्टेटमेंट क्या होती है। मिस स्टेटमेंट क्या होती है? कोई चीज़ गलत होना। मिस स्टेटमेंट क्या होती है? कोई चीज़ गलत होना। जैसे डेटर्स में मिस स्टेटमेंट हो सकती है, यस हो सकती है। कैसे? अगर क्लाइंट प्रोविजन फॉर बैड डेट सही रिकॉर्ड ना करे, ये मिस स्टेटमेंट है। अगर क्लाइंट डेटर बैड हो गए लेकिन बैड डेट्स को रिकॉर्ड ना करे, ये मिस स्टेटमेंट है, यह मिस स्टेटमेंट। और स्कोप लिमिटेशन क्या होती है? स्कोप लिमिटेशन है जब ऑडिटर को कोई इंफॉर्मेशन एविडेंस ना दिया जाए, जब ऑडिटर को चेकिंग करने के लिए किसी चीज की इजाजत ना दी जाए, तो इसे कहते हैं स्कोप लिमिटेशन। इसे क्या कहते हैं? स्कोप लिमिटेशन। स्कोप लिमिटेशन का मतलब है ऑडिटर चेक नहीं कर सकता कि कोई चीज सही है कि गलत है। मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ऑडिटर ने चेक कर लिया है कि एक चीज गलत है, ऑडिटर ने चेक कर लिया है कि ये चीज गलत है। स्कोप लिमिटेशन का मतलब क्या है कि ऑडिटर चेक नहीं कर सकता कि ये चीज सही है कि गलत। एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे बताइए, अगर डेटर्स बैड डेट हो गए हैं, क्लाइंट ने उनको रिकॉर्ड नहीं किया, ये मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन? मिस स्टेटमेंट है।
क्लाइंट ने रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा, और अगर ऑडिटर डेटर्स को कंफर्मेशन लेटर सेंड करना चाहता है, क्लाइंट ने इसकी इजाजत नहीं दी, स्कोप लिमिटेशन। स्कोप नाम से थोड़ा समझ आ रहा है। स्कोप लिमिटेशन का मतलब ऑडिटर के स्कोप में जो काम करना था क्लाइंट ने उसको लिमिट कर दिया, यानी उसको वो काम नहीं करने दिया। स्कोप लिमिटेशन का मतलब क्या कि ऑडिटर के स्कोप में जो काम करना शामिल था मैनेजमेंट ने वो काम उसको नहीं करने दिया, या किसी भी वजह से और वजह से भी ऑडिटर वो काम नहीं कर सका, इसे कहते हैं स्कोप लिमिटेशन। ठीक है, यानी मिस स्टेटमेंट तो ऑडिटर कंफर्म है कि गलत है कोई चीज, स्कोप लिमिटेशन में कंफर्म है। अच्छा, एक और एग्जांपल से सीखते हैं इस फर्क को, क्योंकि फर्क जरूरी है। देखें, सबसे अहम डिसीजन कर रहे हैं हम ऑडिटर की जिंदगी का, तो इसका मतलब दोनों में फर्क होना में बहुत जरूरी है। अगर आपने इसमें मिस क्लासिफिकेशन कर दी तो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला गलत, और जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला गलत तो बाकी छोटे मोटे फैसले सही भी करते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, और सबसे बड़ा फैसला सही कर लिया तो छोटे मोटे फैसले गलत भी होते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इसमें बहुत क्लियर होना है, बहुत एहतियात है, क्या चीज मिस स्टेटमेंट, क्या स्कोप लिमिटेशन। अगली एग्जांपल, क्लाइंट ने फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की, शाबाश, मिस स्टेटमेंट। हमने क्लाइंट से कहा फिक्स एसेट्स जो खरीदे हैं उनकी हमें फिजिकल इंस्पेक्शन करवाओ, क्लाइंट ने कहा नहीं हो सकती, शाबाश, स्कोप लिमिटेशन। ये हाइब्रिड वाले भी जरा बोल दिया करें, हाइब्रिड वाले भी बोल दिया करें साथ। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये क्लियर हो गया? तीसरी एग्जांपल, हम क्लाइंट की इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई है, कॉस्ट 10 मिलियन, एनआरवी 8 मिलियन, क्लाइंट ने उसको 10 मिलियन पे ही शो करवाया हुआ है, शाबाश, मिस स्टेटमेंट। हाइब्रिड वालों की आवाज नहीं है, बताइए मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन, शाबाश शाबाश। और अगर क्लाइंट, हमने ये क्लाइंट से कहा कि जो ड्यूरिंग द ईयर तुमने इन्वेंट्री परचेज की है ना, इसकी इनवाइसेस दिखाओ, हम कास्ट वेरीफाई करें। क्लाइंट ने कहा सर क्या बताएं आपको, एक रात ऐसा हुआ हम घर में सो रहे थे और ऑफिस में अचानक आग भड़क उठी, उसमें सारी इनवाइसेस जल गई, तो अब इनवाइस कोई नहीं हमारे पास, क्या है? अच्छा, मुझे बता सकते हैं ये वाली आग वाली स्कोप लिमिटेशन और जो पहले क्लाइंट ने कहा था मैं कंफर्मेशन लेटर सेंड नहीं करने दूंगा, इस वाली स्कोप लिमिटेशन में फर्क क्या है? एक में मैनेजमेंट का कसूर है, एक में नहीं है, बट ठीक है, दोनों स्कोप लिमिटेशन। भाई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिट में फर्क समझ आया? काम गलत, मिस स्टेटमेंट है कि काम गलत किया, कि काम जो है वो किया ही नहीं, या हमारे पास उसको वेरीफाई करने के लिए इंफॉर्मेशन ही नहीं कि सही हुआ कि नहीं हुआ, लिमिट लग गई। यानी लिमिट लगने का मतलब क्या है? हम उस काम को चेक नहीं कर सके। ये स्कोप लिमिटेशन लफ्ज ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ऑडिटर के पॉइंट कि ऑडिटर कोई काम नहीं कर, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि मैनेजमेंट ऑडिटर कोई काम नहीं कर सका, ऑडिटर किस चीज को चेक नहीं कर, उसमें मैनेजमेंट का कसूर हो भी सकता है, मैनेजमेंट का कसूर नहीं भी हो सकता। भाई एग्जांपल समझ आ गई? एक आखिरी एग्जांपल जो हमेशा आपके जहन में रहेगी इंशाल्लाह। स्टूडेंट ने आई कैप का पेपर दिया, रिजल्ट एडमिशन फॉर्म जमा करवाया, पेपर देने के लिए गया और पेपर में ज्यादातर गलतियां कराया, मिस स्टेटमेंट। स्टूडेंट ने एडमिशन फॉर्म जमा करवाया और पेपर देने ही नहीं गया, स्कोप लिमिटेशन। दोनों में फर्क है? मिस स्टेटमेंट में कंफर्म है स्टूडेंट फारग है, स्कोप लिमिटेशन में चेकिंग ही नहीं हो सकी स्टूडेंट की। दोनों में फर्क समझ आ गया? तो हमने पहले ये देखना है हर सिचुएशन में कि मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन। जब ये डिसीजन कर लेंगे तो फिर अगला डिसीजन करना है क्या इसका इफेक्ट क्या है, क्या इसका इफेक्ट इमटेरियल है, क्या इसका इफेक्ट मटेरियल है, या इसका इफेक्ट परवेसिव है।
इसका इफेक्ट इमटेरियल है या इसका इफेक्ट मटेरियल है या इसका इफेक्ट परवेसिव है। नेक्स्ट डिसीजन हमने क्या करना है कि जो मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है इसका इफेक्ट इमटेरियल है या इसका इफेक्ट मटेरियल है या इसका इफेक्ट परवेसिव है। परवेसिव है क्या? बहुत बड़ा, बहुत जो कि तकरीबन सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करता हो। पहला डिसीजन क्या करना है, मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन। दूसरा डिसीजन क्या करना है, इफेक्ट इमटेरियल है, मटेरियल है, परवेसिव है। इमटेरियल का मतलब बहुत ही थोड़ा, जिससे कोई फर्क ना पड़े, है तो सही लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मटेरियल का मतलब फर्क पड़ता है लेकिन एक आधी चीज पे, एक चीज, बाकी की चीजें ठीक है। और परवेसिव का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। यानी इसे अगर हम अमाउंट्स में समझें तो अगर किसी चीज का इफेक्ट मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन वो 5% ऑफ प्रॉफिट से कम है, इमटेरियल। 5% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा है, मटेरियल। और अगर 50% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा है, परवेसिव। परवेसिव। फिर इसको किसी ऐसी एग्जांपल से जो इंशाल्लाह सारी उम्र याद रहे आपको, आई कैफ की एग्जांपल। पेपर देने के लिए गए और उसमें 3 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आ गया जो पढ़ा ही नहीं था, तैयार ही नहीं किया था, चांस पे छोड़ गए थे, या वो हमने अटेम्प्ट किया और गलत कर दिया। बताइए इफेक्ट क्या है, इमटेरियल। यानी ज्यादातर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, हर स्टूडेंट की नहीं, ज्यादातर स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो इस 2-3 नंबर के क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं करता, इससे नहीं बदलेगा। तो जब कोई चीज गलत तो हो प्रॉब्लम, लेकिन उससे कोई फर्क ना पड़ता हो ज्यादातर लोगों को, हम उसे क्या कहते हैं, इमटेरियल है। लेकिन अगर कोई 15-20 नंबर का क्वेश्चन आ गया जो गलत हो गया, मटेरियल। क्यों मटेरियल? क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स का रिजल्ट अब इस क्वेश्चन की बेस पे चेंज हो जाएगा। ये क्वेश्चन अब ज्यादातर स्टूडेंट्स के रिजल्ट को डिस्टर्ब करेगा। अब अगेन हर स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, ज्यादातर की कर रहा, तो उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल। और अगर 51 मार्क्स का पेपर गलत कर दिया जाए, परवेसिव। इसका मतलब कि आपका पूरे का पूरा पेपर फार। यानी अगर 2-3 नंबर का पेपर गलत हुआ तो हम कहेंगे पेपर ठीक है, पेपर ठीक है। अगर 15-20 नंबर का एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आप आके कहते हैं कि सर एक क्वेश्चन गलत हुआ, बाकी का पेपर ठीक है, तो पास होने के अभी भी चांसेस कुछ ना कुछ हैं। इफेक्ट भी कर सकता है लेकिन पास होने के चांसेस भी हैं। अभी ये टोटली एक साइड पे नहीं है बात, समझ लीजिए 50-50। और अगर 51 मार्क्स का पेपर गलत हो फिर तो कंफर्म है क्या, फारग, स्टूडेंट फारग है। फिर भाई ऐसे ही है ना, 51 या उससे ज्यादा मार्क्स का पेपर गलत हो, इसको हम ऑडिट की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, कितना इफेक्ट है, परवेसिव इफेक्ट। इसका मतलब है सारे का सारा पेपर गया। अच्छा अब इसमें सोचेंगे आप कहेंगे सर कुछ पेपर इसमें 20-25 नंबर का ठीक भी तो किया हमने, लेकिन मुझे बताइए उस 20-25 नंबर के ठीक किए से कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फेल हुए तो 10 नंबर के साथ हुए या 40 के साथ हुए, एक बराबर है। उसी तरह याद रखिए, हमने जब ओपिनियन देना है तो देखना है कि मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट क्या है, इमटेरियल यानी बहुत थोड़ा सा जिसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, या मटेरियल जो उससे ज्यादा है जिससे फर्क पड़ता है लेकिन बाकी की चीजें फिर भी ठीक रहती हैं। एक एरिया पे फर्क पड़ेगा, बाकी की चीजें फिर भी ठीक रहती हैं। और परवेसिव, सारे का सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब मेजर पोर्शन, सब्सटेंशियल पोर्शन में गलती हो जाए, सब्सटेंशियल मतलब 50% से ज्यादा, तो उसे हम क्या कहते हैं, परवेसिव। इसका मतलब है तकरीबन ये सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, फारग है, सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट
फर्क है, ठीक है। अच्छा अब सुने, अगर मिस स्टेटमेंट है, अगर तो मिस स्टेटमेंट है ही नहीं आइडियल सिचुएशन, या है लेकिन उसका इफेक्ट इमटेरियल है, तो हम जो ओपिनियन देते हैं ना उसे कहते हैं अनमोडिफाइड ओपिनियन। क्या कहते हैं? अनमोडिफाइड ओपिनियन। इसी तरह अगर या तो स्कोप लिमिटेशन हो ही ना, या हो लेकिन उसका इफेक्ट इमटेरियल, तो हम जो ओपिनियन देते हैं उसे क्या कहते हैं? अनमोडिफाइड ओपिनियन। इसका मतलब अगर कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है ही नहीं, या है लेकिन उसका इफेक्ट इमटेरियल है, उसका मतलब क्या है? अनमोडिफाइड ओपिनियन। ठीक हो गई ये बात? जब मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन दोनों के केस में एक ही ओपिनियन आ रहा है तो इसको इकट्ठा ना कर दें, नहीं कंसेप्ट सिंपल हो जाएगा। अभी दो अल्फाज है फिर एक लफ्ज रह जाएगा, ऐसे कर लेते हैं, कोई बात नहीं, दो वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। कि जब कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है ही नहीं, या है लेकिन उसका इफेक्ट इमटेरियल है, कौन सा ओपिनियन? आगे चलते हैं। जब कोई मिस स्टेटमेंट है और उसका इफेक्ट मटेरियल है, अच्छा अनमोडिफाइड, अनमोडिफाइड में पता है आपको ऑडिटर के अल्फाज क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स, यानी सब कुछ ठीक है। अच्छा जरा सोचें, थोड़ा बहुत गलत भी होगा। जिस स्टूडेंट के पेपर में 70 नंबर आते हैं उसने 30 नंबर का हो सकता है कुछ, या कुछ वैसे, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, पास हो गया तो ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर थोड़ा बहुत गलती इमटेरियल हो, यानी 2-3% की, तो हालांकि मिस स्टेटमेंट है लेकिन वो ज्यादातर यूजर्स के लिए इग्नोरेबल होती है। इमटेरियल का मतलब इग्नोरेबल, नॉट इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो हम हालांकि थोड़ी बहुत इक्का दुक्का मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन होगी, लेकिन हम ओपिनियन क्या देते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। फिर आगे चलते हैं। अगर मिस स्टेटमेंट है, उसका इफेक्ट मटेरियल है, यानी 5% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा, तो हम जो ओपिनियन देते हैं उसको कहते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड का मतलब सीए क्वालिफाइड नहीं है, ये पॉजिटिव सेंस में नहीं है, क्वालिफाइड नेगेटिव सेंस में। क्वालिफाइड यानी फर्ज कीजिए बाकी के एरियाज तो ठीक हैं, डेटर्स में गलती है, डेटर्स में गलती, और डेटर समझ लीजिए कि टोटल का समझ लीजिए 10% है, तो ये मटेरियल है। क्या हमें ये कहना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू? अच्छा ध्यान में रखिएगा, बाकी की चीजें ठीक है डेटर्स के अलावा, डेटर्स गलत है, बाकी की चीजें ठीक है, और गलती 5% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा की है। क्या हमें ये कहना मटेरियल, क्या हमें ये कहना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है? क्या हमें ये कहना चाहिए सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है? क्या ये कहना चाहिए, या ये कहना चाहिए कि एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, कि इन्वेंट्री के अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, यानी इन्वेंट्री नहीं प्रेजेंट कर रहे। भाई देखें, एक एरिया की वजह से सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमने फारग नहीं कर दिया, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें तो फिर भी रेलिवेंट है। एक इन्वेंट्री यूजर के लिए गलत है, लेकिन क्या यूजर फिक्स एसेट्स, सेल्स वगैरह और दूसरे एरियाज को पढ़ सकता है, उससे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है। क्वालिफाइड ओपिनियन। अगर स्कोप लिमिटेशन हो, उसका इफेक्ट मटेरियल हो, तो जो ऑडिटर ओपिनियन एक्सप्रेस करता है उसे कहते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन।
क्वालिफाइड ओपिनियन पॉजिटिव सेंस में यूज नहीं हो रहा, नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है। ठीक है, जब कोई स्कोप लिमिटेशन हो और उसका इफेक्ट मटेरियल हो, यानी 5% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा हो, तो हम कहते हैं कि ऑडिटर कौन सा ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, क्वालिफाइड। अच्छा, अनमोडिफाइड में ऑडिटर कह रहा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, लेकिन जब क्वालिफाइड ओपिनियन होगा तो इसमें क्या ऑडिटर को ये कहना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू? ये नहीं कहना चाहिए। क्या ये कहना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सारी की सारी गलत है? ये भी नहीं कहना, बल्कि क्या कहना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर इन्वेंटरीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। यानी इन्वेंट्री में गड़बड़ है, इन्वेंट्री के अलावा बाकी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। भाई ये बात समझ आए? यानी एक आधे एरिया की वजह से, बेसिकली क्वालिफाइड का कंसेप्ट क्या है कि एक आधे एरिया की वजह से आप सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रूल आउट ना करें, आप सिर्फ वो एरिया यूजर को बता दें जो गलत है, उससे कि बाकी फाइनेंशियल में ठीक है, उसने कोई डिसीजन मेकिंग करनी है बाकी की बेस पे तो वो कर सकता है। समझ आया? अच्छा मुझे बताइए, एक कंसेप्ट में दो अल्फाज आ रहे हैं, अगर एक ही आ जाए तो सिंपल नहीं हो जाएगा, तो इस सिंपल कंसेप्ट को मजीद सिंपल भी कर सकते हैं। कैसे? भाई जब मिस स्टेटमेंट है इफेक्ट मटेरियल फिर भी क्वालिफाइड ओपिनियन, जब स्कोप लिमिटेशन है इफेक्ट मटेरियल फिर भी क्वालिफाइड ओपिनियन, तो दोनों को इकट्ठा ना कर दें, एक लफ्ज बन जाएगा क्वालिफाइड ओपिनियन। तो यहां तक बात समझ आई? अच्छा अब मुझे बताइए, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किसी भी एरिया में मिस स्टेटमेंट नहीं है, या है तो थोड़ी सी है 1-2% की, तो हम ओपिनियन कौन सा देते हैं? इसमें हम क्या लिखते हैं? फाइनेंशियल में गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट है और वो एक ही एरिया में है, जैसे डेटर में, तो हम क्या लिखते हैं? एक्सेप्ट फॉर डेटर्स फाइनेंशियल में गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। अच्छा जरा सोच के बताइए, अगर मिस स्टेटमेंट हो डेटर्स में भी, अगर हो क्रेडिटर्स में भी, अगर हो सेल्स में भी, अगर हो परचेज में भी, अगर हो फिक्स एसेट में भी, अगर हो डेप्रिसिएशन में भी, तो क्या हमें ये कहना चाहिए एक्सेप्ट फॉर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स एंड सेल्स एंड परचेज एंड फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू? ये क्या कहना चाहिए? और यूजर कहेगा भाई अगर इतने ज्यादा मसले हैं तो बाकी की फाइनेंशियल मेरे किस काम की? बाकी तो मेरे किसी काम की, चाहे 10-15% ठीक भी है, जब 60-70% फाइनेंशियल में गलत हो गई तो बाकी मेरे किस काम की? ये भी मुझे नहीं चाहिए। तो जब मिस स्टेटमेंट हो, इसका इफेक्ट परवेसिव का मतलब सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है, मोर देन 50% गलत है। तो जैसे हमारा मोर देन 50% पेपर गलत हो जाए तो फिर बाकी का पेपर हमारे किसी काम का नहीं रहता। उसी तरह जब मोर देन 50% फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत हो जाए तो बाकी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर के किसी काम की नहीं रहती। तो इसमें हम एक्सेप्ट फॉर का ओपिनियन नहीं देते, बल्कि सीधी बात करते हैं, क्या सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फारग है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। इस ओपिनियन को कहते हैं, जब मिस स्टेटमेंट हो, इफेक्ट परवेसिव हो, इसको कहते हैं एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन। भाई क्लियर हुआ? एडवर्स ओपिनियन। और इसी तरह अगर स्कोप लिमिटेशन है, स्कोप लिमिटेशन है और उसका इफेक्ट परवेसिव, यानी एक एरिया में नहीं मल्टीपल एरियाज पे है, एक एरिया पे नहीं मल्टीपल एरियाज पे है, या एक एरिया में है लेकिन वो एक एरिया ही 50% से ज्यादा का है, ये बात समझ आई? मटीरियल मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन क्या होगी? जो 5% से कम हो वो मटीरियल कौन सी होगी? 5% से ज्यादा हो, और जो 50% से ज्यादा हो। अच्छा मुझे बताइए, अगर दो इश्यूज मिलके 50% से ज्यादा हो गए हैं
परवेसिव है। और अगर एक ही इशू है वो अकेला 50% से ज्यादा का है, बाजू का ऐसा होता है ना, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बैलेंस शीट देखे ना, उसमें फिक्स एसेट्स टोटल एसेट्स का 80% होते हैं, बाजू का ऐसे भी होता है। तो अगर इफेक्ट परवेसिव हो तो हमें क्या ये कहना चाहिए कि स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट परवेसिव है, यानी या तो 3-4 एरियाज ऐसे हैं जिन पे हमें काम नहीं करने दिया गया, या एक ही एरिया है लेकिन वो अकेला एरिया 50% से ज्यादा का है, काम नहीं करने दिया गया, तो हम क्या कहेंगे, इफेक्ट क्या है, परवेसिव। जब स्कोप लिमिटेशन हो, इफेक्ट परवेसिव हो, तो ऑडिटर जो ओपिनियन देता है उसे कहते हैं डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में बताइए 3 ऑप्शन दे रहा हूं, 4 ऑप्शन दे रहा हूं, जिसने सही ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया उसने ये सारा कंसेप्ट समझ लिया। लेकिन पहले 4 ऑप्शन सुनिए फिर बोलना। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में ऑडिटर रिपोर्ट में ओपिनियन सेक्शन में क्या लिखता होगा? पहली ऑप्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। अच्छा, दूसरी ऑप्शन, एक्सेप्ट फॉर फिक्स एसेट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ये भी नहीं, क्योंकि इससे लग रहा है कि बाकी की फाइनेंशियल में ठीक। अच्छा, तीसरी ऑप्शन ऑडिटर कहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। फोर्थ ऑप्शन ऑडिटर कहेगा वी आर अनएबल टू वेरीफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अल्फाज में फर्क समझ आया? वी आर अनएबल टू वेरीफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या कहेगा वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। पता ही नहीं, बात समझ आई? अच्छा, मुझे बताइए क्या आप इस काबिल है कि अब समझ लें कि मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन में क्या फर्क है? क्या आप क्वेश्चन में बेसिक अगर इंफॉर्मेशन आपको दी जाए, सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर मौजूद हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन का इफेक्ट इमटेरियल है, मटेरियल के परवेसिव। ये 2-3 रूल्स बताए, 5% वाला और मल्टीपल वाला। 2 उसूल बताए, 5% वाला और सिंगल और मल्टीपल वाला। ठीक है, 5% ऑफ प्रॉफिट से कम है तो 5% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा है तो, और 50% से ज्यादा तो परवेसिव। अच्छा, बाज़ औक़ात क्वेश्चन में अमाउंट्स नहीं दी होती, अमाउंट्स नहीं दी होती, तो फिर हम 5% या 50% का रूल नहीं लगा सकते। फिर दूसरा रूल लगता है क्या, कि अगर मल्टीपल एरियाज में प्रॉब्लम है तो परवेसिव, और अगर सिंगल एरिया में प्रॉब्लम है तो मटेरियल भी हो सकता है, परवेसिव भी हो सकता है। ये बहुत मुश्किल पॉइंट था, नहीं समझ आया ना? ना नहीं समझ आया, दोबारा सुने। क्वेश्चन में क्या पहचान लेंगे आपके मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन है। फिर उसके बाद क्या ये क्वेश्चन में अगर इंफॉर्मेशन सारी क्वेश्चन के अंदर मौजूद होगी, उस इंफॉर्मेशन से अंदाजा लगा लेंगे कि इसका इफेक्ट इमटेरियल है कि मटेरियल के परवेसिव। अगर अमाउंट्स दी हैं तो अमाउंट्स वाला रूल लगेगा, अमाउंट्स नहीं दी तो सिंगल मल्टीपल वाला रूल लगेगा। अगर अमाउंट्स दी हुई है 5% से कम है, 5% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा तो 50% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा तो परवेसिव। और अगर अमाउंट्स नहीं दी हुई और मल्टीपल एरियाज में प्रॉब्लम है तो परवेसिव। और अगर सिंगल एरिया में प्रॉब्लम है तो मटेरियल भी हो सकता है, परवेसिव भी हो सकता है, क्योंकि कुछ कंपनीज में सिंगल एरिया पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 80-90% के बराबर होता है। भाई बात समझ आई? तो फिर बताइए जल्दी से, मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट इमटेरियल, ओपिनियन बताइए। मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट मटेरियल, मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट परवेसिव, स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट इमटेरियल, जल्दी, अनमॉडिफाइड, स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट मटेरियल, मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट परवेसिव। खा गए मार,
कहा गया मिस स्टेटमेंट है इफेक्ट परवेसिव, एडवर्स स्कोप लिमिटेशन है इफेक्ट मटेरियल, स्कोप लिमिटेशन है इफेक्ट परवेसिव, डिस्क्लेमर। ठीक है, अच्छा अब क्लियर हो गया। जो मेरे सवाल का जवाब देगा, पहले हाथ उठाए, जवाब कौन देगा? पहले सवाल, चले पहले सवाल। अगर मैं आपसे कहूं, कंसेप्ट ना आई कैप उल्टा पलटा के पूछता है, उल्टा पलटा के पूछता है। तो एक उल्टा के क्वेश्चन, एक पलटा के। पहला, अगर मैं आपसे कहूं मिस स्टेटमेंट है इफेक्ट मटेरियल, मिस स्टेटमेंट है इफेक्ट परवेसिव, ये तो सीधा क्वेश्चन। अब उल्टा पलटा के, अब ये जो बताएगा उसे इनाम। वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें ऑडिटर एडवर्स ओपिनियन देता है? हाथ उठा कर, भाई के 50 रुपए मर गए। जब मिस स्टेटमेंट हो और उसका इफेक्ट परवेसिव हो। अच्छा, वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करता है? जब स्कोप लिमिटेशन हो और उसका इफेक्ट परवेसिव हो। अच्छा, अब वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करता है? जब मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन हो और उसका इफेक्ट मटेरियल। भाई इतने 50 के नोट नहीं है मेरे पास। ये कंसेप्ट समझ आ गया। अब आखिरी क्वेश्चन, हमने तो पढ़ा था ओपिनियन अनमोडिफाइड हो सकता है, मॉडिफाइड। सारे पढ़ लिए, मॉडिफाइड किधर गया? मॉडिफाइड असल में टाइप ऑफ ओपिनियन नहीं है, ग्रुप ऑफ ओपिनियन है, ग्रुप ऑफ ओपिनियन। ये जो तीनों ओपिनियन है ना, ये वाले तीनों, इनको कलेक्टिवली कहा जाता है मॉडिफाइड ओपिनियन। और आपने, आपके लिए ये टर्म इस्तेमाल करना जायज नहीं है। आपने कभी भी जिंदगी में या पेपर में लिखते हुए मॉडिफाइड ओपिनियन की टर्म यूज नहीं करनी। मॉडिफाइड ओपिनियन की जब कभी टर्म, और कोई भी टर्म यूज कर लेना तो आपको समझ आए आप क्या, इसको टाइप ऑफ ओपिनियन का कंसेप्ट नहीं आता क्या इसको? हाँ, पेपर में पता क्या आता है? पेपर में स्टूडेंट कहता है केस आ गया, बताओ इसमें कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन होगा? स्टूडेंट कहता है यार सर ने समझाया था मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन, पता नहीं अभी ये मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन, मैंने घर जाके प्रैक्टिस नहीं की, पढ़ाई नहीं था, मुझे नहीं पता चला कि मिस स्टेटमेंट स्कोप, नहीं पता चला एग्जाम में। अच्छा, सर ने कोई इममटीरियल मटीरियल परवेसिव का भी उसूल बताया था, वो भी मेरे जहन से निकल गया, वो भी नहीं पता चल रहा। तो अभी ये स्टूडेंट फैसला नहीं कर पा रहा कि क्वालिफाइड ओपिनियन है, एडवर्स है कि डिस्क्लेमर है। फैसला नहीं कर, क्यों नहीं कर? इसका कंसेप्ट वीक है। लेकिन इसने फिर एक फैसला कर लिया, क्या? मॉडिफाइड तो होगा। तो उसने क्वेश्चन में पूछा था टाइप ऑफ ओपिनियन बताओ कौन सा होगा, स्टूडेंट ने लिख दिया मॉडिफाइड ओपिनियन। बताइए क्या एग्जामिनर मार्क्स देगा? नहीं देगा। आपको मॉडिफाइड ओपिनियन सिर्फ इसलिए सिखाई जाती है कि कोई इस्तेमाल करे ना कोई दूसरा, तो आपको पता चल जाए कि वो क्या कहना चाह रहा है। आपने ये टर्म कभी इस्तेमाल नहीं करने, आपने हमेशा स्पेसिफिक टाइप बताना है। सर इस सिचुएशन में या तो क्वालिफाइड ओपिनियन होगा या एडवर्स होगा, या क्वालिफाइड होगा या डिस्क्लेमर होगा। स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना। क्लियर? चलिए, ये टाइप ऑफ ओपिनियन हमने सीख लिया। अगर क्लाइंट ने बैड डेट रिकॉर्ड नहीं किया तो वो क्या होगी? मिस स्टेटमेंट होगी, बिल्कुल मिस स्टेटमेंट होगी। वो कौन सी सिचुएशन है? अच्छा, इसने कहा सर शाबाश, इसने कहा सर एक सिचुएशन और भी होती है जब ऑडिटर कहता है मैं ऑडिट करता ही नहीं। लेकिन देखिए वो मैंने इधर पता क्यों नहीं कवर करवाई, इधर नहीं है वो सिचुएशन, इसलिए नहीं कवर कर क्योंकि उस जब ऑडिटर ऑडिट करेगा ही नहीं तो क्या रिपोर्ट देगा? जब रिपोर्ट ही नहीं देगा तो ओपिनियन भी नहीं देगा। वो एक अलग सिचुएशन है। वो सिचुएशन है जब मैनेजमेंट उसे बहुत तंग करे,
जब मैनेजमेंट ऑडिटर को बहुत ज़्यादा तंग करे तो ऑडिटर क्या कहता है, मैं ऑडिट करता ही नहीं, मैं तंग आ गया आपसे, मैं ऑडिट करता ही नहीं। हाँ, वो आगे क्या करेगा वो सीखेंगे। भाई ये बात समझ आ गई, ये टाइप ऑफ ओपिनियन। अच्छा, एक एग्जांपल के साथ जो आपको इंशाल्लाह याद रहेगी। एक स्टूडेंट ने 3 पेपर का एडमिशन फॉर्म भिजवाया, रिजल्ट आया तीनों में पास। कौन सा ओपिनियन? अच्छा, 2 में पास, 1 में फेल। तीनों में फर्क, और देने नहीं गया पेपर। अच्छा मुझे ये बताइए, जब पेपर देने ही ना जाए रिजल्ट फिर भी आता है ना? हाँ, रिजल्ट फिर भी आता है, उसके ऊपर ये नहीं लिखा होता पास, क्योंकि पास नहीं है। अच्छा मजे की बात बताऊं आपको, उसके ऊपर फेल भी नहीं लिखा होता, उसके ऊपर फेल भी नहीं लिखा होता। क्या? हाँ, स्टार, सुपर स्टार। आई क्या कहता है, भाई मेरे पास आया ही नहीं, आता तो एविडेंस मिलता तो फिर कुछ करता। तो फर्क समझ आया? अनमॉडिफाइड में, क्वालिफाइड में, एडवर्स और डिस्क्लेमर में। अच्छा चलिए, ये था हमारा टाइप्स ऑफ ओपिनियन। पूरे ऑडिट में सबसे अहम, अच्छा टेक्निकल नहीं है ये मैं बता दूं, मैं भी हर पढ़ा, मुझे भी अंदाजा होता है कि कौन सा कंसेप्ट, ये टेक्निकल हरगिज नहीं है, लेकिन पूरे ऑडिट में सबसे अहम कंसेप्ट है। जिसके ये कंसेप्ट नहीं पता ना, उसको ऑडिट का क्वेश्चन नहीं। ये क्लियर हो गया? जी जी, आज फ्राइडे है तो क्या, अच्छा ये ना पढ़ाऊं? नहीं पढ़ाते ना, देखें ठीक है, आप मेरी बात मान के असाइनमेंट करते हैं ना, केस स्टडीज करते हैं, जो मैं कहूँ वो पढ़ के आते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं भी आपकी बात मान लेता हूँ। ये नहीं पढ़ाता, हाँ, पहुंच गए हैं ये नहीं पढ़ाता। लेकिन 2 क्वेश्चन मुझे याद आ गए। स्टूडेंट कहने लगा सर, अच्छा ये कंसेप्ट लेता है, इसको नहीं मैं छेड़ने लगा, चैप्टर 3 में से। तो कहने लगा सर आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हमें पढ़ाया, उसमें एग्जांपल्स पढ़ाए। वो एग्जांपल थी इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। कहने लगा फिर सर आपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर पढ़ाया? उसने कहा सर उसमें भी आपने एग्जांपल्स पढ़ाई, टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एनालिटिकल प्रोसीजर। मैंने कहा बिल्कुल पढ़ाई। कहने लगा क्या मसला है? क्या मसला है? रिस्क असेसमेंट में भी एनालिटिकल प्रोसीजर आ रहा है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी एनालिटिकल प्रोसीजर आ रहा है, और दोनों में फ़र्क क्या हुआ? दोनों में फ़र्क क्या हुआ? तो देखिए मैं अपनी वही बात दोहराऊंगा, हमने जितने भी प्रोसीजर्स पढ़े हैं 7, वो रिस्क असेसमेंट में भी यूज़ हो सकते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में भी यूज़ हो सकते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी यूज़ हो सकते हैं। तो ये एनालिटिकल प्रोसीजर उसकी एक एग्जांपल है। ये तो बल्कि मेरी स्टेटमेंट को सच साबित कर रहा है कि एनालिटिकल प्रोसीजर ऑफिशियली आई कैप खुद कह रहा है, स्टैंडर्ड खुद कह रहे हैं कि एनालिटिकल प्रोसीजर को आप रिस्क असेसमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल के जरिए से दोनों में फ़र्क बताता हूँ। आपको याद है एनालिटिकल प्रोसीजर की डेफिनेशन में मैंने 2 अल्फाज आपको बताए थे, कंपैरिजन और प्लॉजिबल। जब हम एनालिटिकल प्रोसीजर में कंपैरिजन कर रहे होते हैं ना, तो असल में ये रिस्क असेसमेंट फेज है, और जब हम प्लॉजिबल रिलेशनशिप बना रहे होते हैं ना, ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर है। अगर मैं क्लाइंट से पूछूं ना सर पिछले साल की निस्बत इस साल आपकी सेल्स कम या ज़्यादा क्यों हुई, ये भी एनालिटिकल प्रोसीजर, ये है रिस्क असेसमेंट। और अगर मैं क्लाइंट के नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करके इस साल की सेल्स को वेरीफाई कर रहा हूं, तो ये प्लॉजिबल रिलेशनशिप, ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर है। ये सब्सटेंटिव, भाई बात समझ आई है? ठीक है, तो ये एनालिटिकल प्रोसीजर रिस्क असेसमेंट में भी इस्तेमाल हो सकता है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी। भाई क्लियर हो गया? अब दूसरा सवाल स्टूडेंट का,
उसने कहा सर आपने पढ़ाए प्रोसीजर 3, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव, और आपने ये कहा था, आप मुकरना चाहिएगा, आपने ये कहा था कि पहले रिस्क असेसमेंट होती है, फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल, फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर। मैंने कहा बिल्कुल कहा था। मैंने कहा फिर सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में हमने ये पढ़ा है कि ये कब परफॉर्म किए जाते हैं, एक था जब क्लाइंट के कंट्रोल स्ट्रॉन्ग हो, और दूसरा था व्हेन सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो इससे तो ये समझ आ रही है कि शायद सब्सटेंटिव प्रोसीजर पहले परफॉर्म करेंगे, जब वो सफिशिएंट ना हो फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेंगे। तो याद रखें तरतीब वही है, पहले रिस्क असेसमेंट, फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल, फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जब सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे जाएं तो किसी वजह से, मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा किस वजह से, किसी वजह से सब्सटेंटिव प्रोसीजर से एविडेंस हमें नहीं मिल, वो स्कोप लिमिटेशन नहीं है वो कोई, तो फिर हमें इंटरनल कंट्रोल की तरफ आ जाता है। इन शॉर्ट टेस्ट ऑफ कंट्रोल में जो दूसरे वाला पॉइंट है ना, इसका आपने रटा लगा लेना, इसका क्या करना है, रटा लगा लेना। यानी ये जहन में रखिए हमारी तरतीब वही होती है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल, फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर। लेकिन टेस्ट ऑफ कंट्रोल में जो दूसरे वाला पॉइंट है ना, व्हेन सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो इस वी विल परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये आपने याद कर लेना सिर्फ। क्लियर हुआ ये? इसके पीछे एक टेक्निकल एग्जांपल है जो मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता, जरूरत भी नहीं है, वो हमारे सिलेबस से बाहर है। चलिए अब ये हो गया क्लियर दोनों को। अच्छा चैप्टर 3 में से कोई और क्वेश्चन रह गया हो, क्योंकि मैं चाह रहा हूं जब हम आगे जाए ना पिछले सारा खत्म करके जाए। कोई कंसेप्ट रह तो नहीं गया चैप्टर 3 में? उसे रह भी नहीं गया। चलिए, और चैप्टर 14 के हमने आपको चैप्टर्स दे दिए, कल इंशाल्लाह फिर इसको हम स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।